तो मुझे 4 साल से ज्यादा हो गए हैं कनाडा में रहते हुए। मैंने पढ़ाई भी करी, पीआर भी ले ली, सब कुछ हो गया। इन दिस 4 इयर्स मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कनाडा आना सक्सेसफुल रहा नहीं रहा। मेरी स्क्रीन पे आपको ये सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। वेदर, फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, फ्यूचर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेडिकल, एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो। बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यार अब वेदर की बात कर लेते हैं। कनाडा में क्या वेदर रहता है। तो देखो, नवंबर से फेब तक बढ़िया ठंड पड़ती है। उसके बाद मार्च से आप बोल सकते हो, मार्च एंड अप्रैल में स्प्रिंग आती है। मई से अगस्त तक बढ़िया समर सीजन रहता है, माय फेवरेट समर सीजन। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में फॉल होता है, नवंबर से फिर से ठंड आने लग जाती है। नाउ सबसे पहले समर की बात कर लेते हैं। आई लव कैनेडियन समर्स। इतना ब्यूटीफुल माहौल होता है यहाँ पे समर्स में। इनफैक्ट अभी अगर आप मेरा फैमिली चैनल पे देखते होगे तो हम हर वीकेंड पे किसी नए बीच पे, कहीं लेक पे, कहीं हाइक पे घूमने जाते हैं। यहाँ पे इतनी लेक, इतने बीचेस है। समर्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अनमैच्ड। मुझे रियलाइज होता है कि समर्स इतनी जरूरी क्यों है, क्योंकि जब विंटर सीजन होता है, सनलाइट नहीं दिखती, तो ये समर टाइम ही याद आता है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं जितना हम एंजॉय कर पाए समर्स में, खूब एंजॉय करें। डे लाइट रहती है, सुबह जल्दी उजाला हो जाता है, रात को 9 साढ़े 9 बजे तक उजाला रहता है। पूरा कनाडा घूमने के बाद एंड इतने साल ब्रिटिश कोलंबिया में गुजारने के बाद आई कैन टेल यू कि ब्रिटिश कोलंबिया नेचर लवर्स के लिए, जिन लोग को पहाड़, हाइक पे जाना, लेक पे जाना, नदी में कूदना, ये सब पसंद है, ब्रिटिश कोलंबिया इज द प्लेस टू बी। अब बात कर लेते हैं जी विंटर्स की। विंटर्स आर हार्श, विंटर्स आर एक्सट्रीमली हार्श। 4 साल यहाँ रहने के बाद भी मैं विंटर से एक्लिमेटाइज नहीं हुआ हूँ। आई स्टिल हेट विंटर्स। ठीक है, अगर ऑप्शन हो, भगवान करे विंटर्स ना हो। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लिविंग इन कनाडा। कनाडा की एक रियलिटी है जिससे जो मैंने एक्सेप्ट करी है कि हाँ ठीक है, गर्मी है तो सर्दी भी होगी, सारे सीजन आते हैं। -36 तक मैंने टेम्परेचर देखा है एंड अच्छे से अच्छा मैंने विंटर गियर ले लिया, लेकिन फिर भी ठंड तो लगती है। एक और चीज जो विंटर के बारे में मेरे को बहुत खराब लगती है कि विंटर में ना सनलाइट बहुत कम मिलती है। अब जब मैं जॉब पे जाता हूँ सुबह सुबह, उस टाइम तक सूरज नहीं निकला होता, थोड़ी सी रोशनी होती है बट सूरज नहीं होता। अब मैं जॉब पे गया, मैंने 8 घंटे काम किया एंड फिर जब मैं आता हूँ तब तक वापस दोबारा अंधेरा हो जाता है। 4 बजे से अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 महीने ऐसे निकल जाते हैं कि मैं सन ही नहीं देखता, सूरज ही नहीं देखता सिवाय वीकेंड के। तो वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाता है फॉर श्योर। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि समर में एंजॉय कर लिया, विंटर्स में दोस्तों से मिलना, अपने घर बुला लिया किसी को हम महीने में 1-2 बार, ताकि थोड़ा सा मन लगा रहे। तो विंटर्स की ये रियलिटी है। नाउ ड्राइविंग विंटर्स में डिफिकल्ट होती है। मेरा एक बार एक्सीडेंट हो चुका है, तो उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। बहुत ध्यान से केयरफुली चलानी पड़ती है क्योंकि गाड़ी स्किड होती है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों के लिए मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रात को स्नो ज्यादा बढ़ गई, कुछ हो गया, बहुत ज्यादा बसेस कैंसिल होती है विंटर में एंड यू आर लेफ्ट स्ट्रैंडेड। तो मैं भी कई बार स्ट्रैंडेड हुआ हूँ, कैब बुलानी पड़ी एंड ऑल ऑफ दैट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना रिलायबल नहीं होता जितना समर्स में होता है। तो आई होप दैट हेल्प्स यू। तीसरी चीज आती है ब्लैक आइस, जो विंटर्स में बहुत यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस करी है। ब्लैक आइस होता है कि आइस हार्ड हो जाती है ना, आपको पता नहीं चलता कि बिल्कुल वहां पे फिसलने वाली आइस बनी हुई है, जिसपे अगर आप साइड वॉक पे चल रहे हो तो चोट लग सकती है, स्लिप हो गए। कितने सारे लोग हैं जिनको चोट लगती है, फेस पे लग जाती है, हाथ पे लग जाती है। तो ब्लैक आइस इज वेरी डेंजरस। बहुत धीरे 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 चलना पड़ता है। ठीक है, एक और चीज जो मुझे आपको बतानी थी कि विंटर का जो लेवल है ना, वो डिपेंड करता है कि आप कनाडा में कहाँ पे हो। चलो मैं एक ब्रिटिश कोलंबिया का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोस्ट के पास हो, मतलब कि वैनकूवर, सरी, इस साइड के पास हो, इधर स्नो पड़ती भी है ना, तुरंत पिघल जाती है, तुरंत। कोई ऐसी नहीं होता कि स्नो पड़ गई काम रुक गया, नहीं। अब जैसे जहां मैं रहता हूं इंटीरियर बीसी में, कैमलूप्स एरिया में, यहाँ पे स्नो पड़ती है, अच्छी खासी स्नो पड़ती है, बट अगेन लाइफ नहीं रुकती। ऐसा नहीं है कि जिंदगी रुक गई, काम नहीं हो रहे, होता है, ठीक है, नॉर्मल लाइफ चलती है, थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, बट लाइफ स्टिल गोज ऑन। इफ यू गो फर्दर नॉर्थ, वहां पे तो इतनी ज्यादा स्नो होती है कि यू कैन नॉट फंक्शन नॉर्मली। मतलब वहां पे फिर एम्प्लॉयर्स भी अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ भाई एक ही हाईवे है, वो हाईवे बंद हो चुका है, ये है वो है। डिपेंडिंग कि आप कनाडा में कहाँ पे हो, विंटर का आपको दुख कनाडा में लोकेशन के हिसाब से बियर करना पड़ता है। ठीक है, अगेन अगर आपके पास राइट गियर है, मतलब कि ग्लव्स, अपना बॉडी वार्मर, कैप, स्कार्फ, अच्छी जैकेट, तो विंटर इज बेयरेबल। ठीक है, जिसको ठंड ज्यादा लगती है, जैसे मुझे ठंड ज्यादा लगती है तो लगती है भाई, अब इसमें क्या कर सकते हैं, बट एक अच्छी जैकेट के साथ इट्स बेयरेबल, जितने टाइम के लिए बाहर रहना पड़ता है। ठीक है, जब आप गाड़ी ले लोगे कुछ साल बाद कनाडा में, तो विंटर आपको इतनी हार्श लगना
कम हो जाएगी। एंड जब मैं स्टूडेंट था, ठीक है, जब मुझे यूनिवर्सिटी जाना है सुबह सुबह, फिर शिफ्ट पे जाना है, फिर हो सकता है रात के 8 बजे कोई क्लास हो, 7 बजे कोई क्लास हो, तो अगर ऐसा वाला स्केड्यूल रहता है तो भाई विंटर्स चुभती है, ठीक है, बहुत एकदम पिन्स एंड नीडल्स की तरह जब हवा चलती है ना बहुत तेज, तो बहुत ज्यादा लगता है। बट अब जैसे मैं जॉब करता हूँ, एक बार निकलना है, एक बार वापस आना है, कुछ ज्यादा कुछ ऐसा नहीं करना, तो विंटर्स इतनी ज्यादा परेशान नहीं करती। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, आपकी जॉब क्या है, आप किस टाइप का काम करते हो, क्या आपका लाइफस्टाइल है, अभी आप करंट किस फेज में हो लाइफ के, तो वहां पे विंटर्स उसके हिसाब से आपको इफेक्ट करेगी। तो अब बात करते हैं कि मेरा पढ़ाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वॉज इट वर्थ स्टडिंग इन कैनेडा? शॉर्ट आंसर इज यस, एंड लॉन्ग आंसर के लिए आप रेडी हो जाओ। मैंने पढ़ाई करी थी थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी से। मैंने एक फाइनेंस का डिप्लोमा किया था 2 साल का। नाउ क्या मैं 2025 में अगर मुझे दोबारा मौका मिले, वुड आई डू दैट कोर्स अगेन? एब्सोल्युटली नॉट। वुड आई गो टू TRU अगेन? मे बी यस। TRU कोई कनाडा की टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी नहीं है, एक मिड टीयर या लो टीयर यूनिवर्सिटी में काउंट होती है, तो ऐसी कोई वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। आई वुड गो टू TRU अगेन, बट मैं वो कोर्स फाइनेंस में बिल्कुल 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 नहीं लेता। मैं खुद की अपनी 4 साल पुरानी जो मैं वीडियो देखता हूँ, जब मैं जस्ट कनाडा आया था, तो उस टाइम सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। उस टाइम कनाडा प्रो इमिग्रेशन था, अभी कनाडा थोड़ा सा इमिग्रेशन पे ब्रेक्स लगा रहा है, ठीक है। आपको पता होगा टाइम्स इतने चेंज हो गए हैं कि PGWP अब जो मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज को ही मिलता है, ठीक है। DLI वगैरह में काफी चेंजेस है, PPP कॉलेजेस नहीं अलाउड, बहुत सारे चेंजेस है, वो आप लोग अपडेटेड हो ही उन चेंजेस से। तो अगर मैं आज जो मैंने कोर्स लिया वो मैं लेता, तो शायद मुझे वर्क परमिट ना मिलता। आई थिंक जो बेस्ट चीज थी इस पूरे यूनिवर्सिटी कनाडा में पढ़ाई करने के एक्सपीरियंस से वॉज कि मैं पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा करता था यूनिवर्सिटी में जो भी कुछ चीजें होती थी, मैं पूरी कोशिश करता था जितना मेरे पास टाइम होता था पार्टिसिपेट करने की, जिसकी वजह से एक ना नेटवर्क बन जाता है ऑटोमेटिकली कि 400-500 ऐसे लोग हैं कि जिनसे आप उन्हें डायरेक्टली नहीं जानते, तो एक आपके नेटवर्क में आ जाते हैं जब आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हो। तो आज भी ग्रेजुएट तो मैं 2023 में हो गया था, लेकिन आज भी मैं वो रेफरल्स यूज करता हूँ। कभी मुझे कोई जॉब के लिए कुछ चाहिए या फिर किसी मेरे काम के लिए मुझे कोई रेफरल चाहिए, कहीं इंट्रोडक्शन चाहिए, तो वो रेफरल्स मैं आज भी यूज करता हूँ। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग कि आई बिल्ट अ डिसेंट नेटवर्क व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। एंड किसी को मेरे से काम होता है तो मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ, तो इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेटर थिंग्स कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एक्टिव हो एंड योर फेस इज फेमिलियर, तो दैट रियली हेल्प्स यू आउट। मे बी दिस इज अ टिप फॉर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। ओवरऑल आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस एट TRU, एंड वो एक्सपीरियंस मेरे से कोई वापस नहीं ले सकता, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन, जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि बिजनेस कोर्सेज मत लेना, तो अभी सिनेरियो चेंज हो गया है। सो गोइंग फॉरवर्ड, चलो अब जॉब्स की बात कर लेते हैं। जॉब्स में पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बात करूंगा, फिर फुल टाइम। तो पहले पार्ट टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। जब मैं कनाडा आया था 2021 में, जॉब मिलना तब भी इतना कोई इजी नहीं था, बट स्टिल भाई जॉब मिल जाती थी। जब मेरा समर ब्रेक था, मैंने खुद 2 जॉब करी हैं, तो जॉब मिल जाती थी। 2025 में पार्ट टाइम जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो अगर आप आ रहे हो, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, विद दैट माइंडसेट के साथ आना कि जॉब मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट ऑन दी अदर हैंड मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो जस्ट अभी आए, विद इन 1 मंथ उनको एक डिसेंट अच्छी जॉब, पार्ट टाइम जॉब मिल गई, जिसमें उनको पूरे आवर्स मिल रहे हैं, वो पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। तो श्योर कुछ लोगों को जॉब जल्दी मिल जाती है, क्योंकि जो लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, कनेक्शंस पहले से होते हैं। बट एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जिसके कोई कनेक्शन नहीं है, कनाडा में आते ही जॉब ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एंड अगर 2025 में मुझको आज पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी होती, तो मैं पहले रेफरल को अप्रोच करता, फिर मैं ऑनलाइन अप्लाई करता, फिर मैं स्टोर में जाता। अभी उल्टा काम हो गया, पहले लोग ऑनलाइन करते थे, स्टोर में जाते थे, नहीं, अभी आपको पहले रेफरल चाहिए। यू नीड अ रेफरल हु समबडी हु वर्क्स एट द कंपनी ऑलरेडी, ठीक है। अब फुल टाइम जॉब की मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ कनाडा में क्या है। मिलियंस एंड मिलियंस में लोगों ने बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज लिए। पिछले 1.5 साल से, मेरी वीडियो बैक जाके देखना, पिछले 1.5 साल से मैं बोल रहा हूँ बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज प्लीज मत लो। 2024 में तो मैंने ऑलमोस्ट हर दूसरे महीने इस बात पे वीडियो बनाई है कि बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज का टाइम खत्म हो गया। अगर आज मुझे कनाडा में ऑप्शन मिले MBA करने का, या बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स करने का, या इंटरनेशनल बिजनेस, सप्लाई चेन, या फाइनेंस, इनफैक्ट जो कोर्स मैंने ओरिजिनली किया था, आई वुड नॉट डू एनी ऑफ दीज कोर्सेज। मैं MBA, बिजनेस एनालिस्ट, ये वो, आई वुड नॉट डू दीज कोर्सेज इन कनाडा इन 2025 एंड बियॉन्ड। जो पहले की
रियलिटी थी वो थी, तब जो हो रहा था वो हो रहा था। आज जो हो रहा है उसके बारे में बात करो। सिचुएशन के हिसाब से आप खुद को नहीं चेंज करोगे तो फिर डोंट एक्सपेक्ट ग्रेट रिजल्ट्स। बाकी तो आप लोग समझदार हो, आप लोग को सब पता है कि क्यों ये कोर्स नहीं करने। सप्लाई एंड डिमांड का खेल होता है। जब एक ही टाइप के कोर्स 1 मिलियन लोग कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर ऑब्वियसली उन सैलरीज को इतना नीचे ले जाएंगे कि दैट जॉब इज नॉट वर्थ इट एनी मोर। तो अगर आपको कोई कोर्स करना है, हेल्थ केयर वालों का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है कनाडा में। एंड अगर कोई ट्रेड्स में आना चाहता है, ट्रेड्स इज अ लॉन्ग जर्नी बट स्टिल ट्रेड्स का जो कोर्स होते हैं, क्रेन ऑपरेटर, वेल्डिंग टेक्नीशियन, प्लम्बर, ऑल ऑफ दीज, इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। आई जस्ट मेट अ इलेक्ट्रिशियन जो इतने लाइक ही इज मेकिंग ग्रेट मनी। तो अगर इन सब कोर्सेज में आप कनाडा आना चाहते हो, दीज आर द फील्ड्स विच आर हायरिंग। अभी बिजनेस मैनेजमेंट जनरल इजी कोर्स टाइम इज अप, ठीक है। तो भाई बहुत मैंने अच्छी बातें बता दी आपको कनाडा की। अभी जरा अच्छी बातों से पॉज लेते हैं, थोड़े से चैलेंजेस बताता हूँ, फिर वापस अच्छी बातें बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज 2025 में कनाडा में आप फेस करोगे, दैट इज रेसिज्म टुवर्ड्स इंडियंस। कुछ साल पहले तक ना इंडियंस को लोग एक अलग नजर से देखते थे, सोचते थे कि ये इंडियंस हार्ड वर्किंग है, इंडियंस नर्ड होते हैं, ये बहुत स्मार्ट होते हैं, इनका मैथ्स अच्छी होती है, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, ठीक है। ये सब एटीट्यूड था इंडियंस की तरफ, ठीक है। अभी इंडियंस की तरफ एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया कि ये अनसिविलाइज्ड होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। क्यों हो रहा है ये सब? इंटरनेट पे आप देखते होगे आए दिन एवरी वीक एक नई वीडियो आती है कोई इंडियन की। कभी कोई कूड़ा फेंक रहा है सड़क पे, कभी कोई लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, कभी किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, ठीक है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि दूसरी कम्युनिटी के लोग ये नहीं करते, भाई बिल्कुल करते हैं। एंड ये तुम्हें वो कोई अनबायस्ड इंसान होगा मेरे जैसा जो कनाडा में रहता है, तो वो आपको बता देगा कि मैंने हर कम्युनिटी के लोग उल्टे सुल्टे काम करते हुए देखे। लेकिन आज इंडियंस के टाइम खराब चल रहा है भाई। जो भी तुम इतना सा भी करते हो ना, इंटरनेट पे जाके इतना बड़ा होके दिखता है एंड उस पर बहुत हेट आती है। तो उसके चलते फिर डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस एंड ये सब होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं लास्ट वीक वर्नन में बीच पे था एंड मैं डॉक पे चल रहा था, मैं मेरे दोस्त डॉक पे चल रहे थे, ठीक है। एंड साइड में से 2 कनेडियंस जा रहे हैं, उनमें से एक बंदा हमारे दोस्तों को देख के ऐसे कर रहा है, टिंग टिंग टिंग, जो इंडियन सॉन्ग होता है ना जिसपे मजाक बनाते हैं। अब मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा या व्हाट्स अप, तो कह रहा नथिंग, ओके, फिर वो चला गया। उस टाइम कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुई, किसी ने नहीं किया। अब मैं अकेला हूँ, कोई ऐसी चीज है कि कोई परेशान करने के पर्पज से ही कर रहा हो, 100 चीजें हैं यार, ठीक है। ये चीज, दिस इज अ न्यू चैलेंज, दिस इज अ न्यू रियलिटी दैट वी हैव टू लिव विद कि इंडियंस एंटी इंडियन सेंटिमेंट ऑन द राइज नहीं, इट हैज पीक्ड। बहुत ही खराब चीजें हो रही है इंडियंस के साथ। आई एम श्योर आप लोग न्यूज पढ़ते हो, तो कुछ हमारे कर्म है, कुछ थोड़ा सा दुनिया ही हमारे अगेंस्ट हो गई है, ठीक है। दूसरा जो मैंने स्पेसिफिक चैलेंज कनाडा में फेस किया इज दैट अगर आप किसी देसी मैनेजर के अंडर काम कर रहे हो, मतलब आपका जो बॉस है वो देसी है। देसी का मतलब कौन सी कंट्रीज होती हैं आपको पता है, ठीक है। अगर देसी मैनेजर के अंडर मैं हूं, एक वाइट पर्सन है, ठीक है, तो जो देसी मैनेजर का एटीट्यूड होगा ना व्हाइट पर्सन की तरफ, वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू मेरी तरफ, एक देसी बंदे की तरफ। वो उसको व्हाइट पर्सन को इतना क्रिटिसाइज नहीं करते, मतलब सेम पेडेस्टल पे नहीं हो आप। देसी मैनेजर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो चीजें मेरे से बोल सकता है वो उस व्हाइट पर्सन से बोल दे, या वो जितना एक्स्ट्रा काम मेरे से मांग सकता है वो उस व्हाइट पर्सन से मांग ले। तो ये क्या बोलूं मैं, हमारे देसियों की गलती है या फिर कॉलोनियल एक माइंडसेट है जो चला आ रहा है। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीजन है, आप लोग को पता होगा, बट ये एक चैलेंज है जो मैंने पर्सनली फेस किया है, ठीक है। नेक्स्ट, आज भी 4 साल बाद भी घर से निकलने से पहले वेदर देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के चले गए, बीच पे जा रहे हैं तो वेदर देखना है, कब बारिश हो जाए, कब क्या हो जाए। ऑलवेज चेक द वेदर बिफोर यू लीव द हाउस। जो पुरानी सेइंग है ना कि 3 W's दैट आर अनरिलायबल, बट इट्स वेरी ट्रू कि वेदर इज एक्सट्रीमली अनरिलायबल। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने चैलेंज फेस किया कनाडा में इज कि यहाँ पे जो हैंडीमैन सर्विसेज होती है ना, कि इंडिया में हम छोटा मोटा काम सस्ते में करा लेते थे, यहाँ पे हैंडीमैन सर्विसेज आर एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। पेन फील होता है जब आप पे करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे गाड़ी का ब्रेक पैड, रोटर वगैरह खराब हो गया था, तो या तो आपको खुद करना आता हो, मेरा कनेडियन दोस्त है उसको आता है खुद करना, मैंने सर्विस सेंटर पे गाड़ी दी, मैंने कहा करके दे दो, तो उसका आप देख लो कि हाउ एक्सपेंसिव इट इज। या छोटा मोटा भी घर में, जैसे भी मेरा अपार्टमेंट फ्लड हो गया था, अगर आप फैमिली चैनल पे वीडियो देखोगे तो अपार्टमेंट फ्लड हुआ था, तो अगर प्लम्बर को बुलाओगे सो इट्स इजी, $200-300 अप टू $500 भी लग जाए तो कुछ नहीं पता। तो हैंडीमैन सर्विसेज आर वेरी एक्सपेंसिव, इसीलिए यहाँ पे बंदा खुद ही सेल्फ रिलायंट बन जाता है कि इतना स्पेंड करना ऑन अ रेगुलर बेसिस इज अगेन अ चैलेंज। नेक्स्ट जो चैलेंज मैंने फेस किया ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप भी फेस करो
करोगे एंड बहुत लोग फेस कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो फ्रेंडशिप्स हैं दैट आर सरफेस लेवल फ्रेंडशिप्स, मतलब यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते। इसका मैं रीजन बताता हूँ क्या है कि देखो हर इंसान एक अलग बैकग्राउंड और एक अलग स्टोरी के साथ आ रहा है। इंडिया में क्या होता था, शाम हुई अपना बंदा फ्री हो जाता था। यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है। कोई कितने लोन लेके कनाडा आया, किसी के क्या गोल्स हैं जो कनाडा आया, ठीक है, हर अपनी एक स्टोरी लेके कोई कनाडा आया। अब मैं अपने दोस्त से बोलूं कि भाई तू तो यार काम पे ही रहता है, तू तो मिलता नहीं है, तो ये मेरी तरफ से ठीक बिहेवियर नहीं है, राइट। कि हर इंसान की किसी की कोई मजबूरी है। मैं किसी को जानता हूं जिसको घर पे 50,000 1 लाख रुपए भेजने हैं, उसके बिना नहीं तो उसके फैमिली का खर्चा नहीं चलेगा। अब अगर मैं ऐसे बंदे से नाराज हूं कि यार तू तो आता ही नहीं हमसे मिलने, तू तो खेलता ही नहीं हमारे साथ, या तू तो मिलता ही नहीं शाम को, तो यार ये बहुत ही गलत चीज है। तो इसीलिए यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि फ्रेंडशिप्स डोंट गो डीपर एंड हर इंसान की एक अलग वो होती है, लाइफ ब्रांच आउट होती है कि कॉलेज के बाद वाले दोस्त छूट गए, किसी की जॉब कहाँ लगी, किसी की कहाँ लगी, फिर जब दोस्त बने तो कोई पीआर के लिए कहाँ मूव हो गया, कोई कहाँ मूव हो गया। तो इसीलिए डीप फ्रेंडशिप्स जो इंडिया वाली थी ना वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो चैलेंज, ये मैंने पर्सनली तो फेस नहीं किया बट एक लर्निंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो क्योंकि आई एम एट अ प्लेस में बहुत लोग मेरे को रीच आउट करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई, इसका क्या सोल्यूशन है। पर्सनल फाइनेंस इज अ बिग थिंग जो यहाँ पे स्टूडेंट्स चैलेंज फेस करते हैं, जो लोग नए लोग आते हैं, क्योंकि इंडिया इतनी क्रेडिट इंटेंसिव सोसाइटी नहीं है, इंडिया कैश इंटेंसिव सोसाइटी है, लेकिन यहाँ पे हर चीज पे क्रेडिट होता है, क्रेडिट पे चलता है एंड यू नीड टू हैव एन अमेजिंग क्रेडिट स्कोर के बिल्स क्या होते हैं, लास्ट ड्यू डेट क्या होती है, ये क्या होता है, क्रेडिट अच्छा कैसे होता है, बुरा कैसे होता है, मेरा क्रेडिट कम क्यों हो गया, बढ़ क्यों गया, मेरी क्रेडिट लिमिट कम क्यों है, राइट। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप कनाडा आ रहे हो। तो उसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो सीरीज बना रखी है, इफ यू वांट आप उसको जाके वहां से सीख सकते हो। बट दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस कि आपको पर्सनल फाइनेंस में यू हैव टू बी एक्सीलेंट, ओके। द लास्ट चैलेंज एंड दी मोस्ट इंटेंस चैलेंज दैट मैं कनाडा में जो मैं फेस कर रहा हूँ इस टाइम पे, वो है कि होमलेसनेस और ड्रग एडिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं भाई, बहुत ज्यादा बढ़ गए। जब मैं आया था वंस इन अ वाइल कोई ना कोई होमलेस ड्रग एडिक्ट दिखता रहता था, ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। लेकिन आज के टाइम पे ये इतना बढ़ गया है, हर आप किसी पार्क में जाओ नीडल्स पड़ी हैं, किसी भी सिटी के डाउनटाउन में जाओ भाई लोग पड़े हुए हैं, ठीक है, नशे करके पड़े हुए हैं, अग्रेसिव हैं एंड बहुत ज्यादा, मतलब ड्रग्स बहुत ज्यादा ही हो गया है यहाँ पे। जो होमलेसनेस है बहुत ज्यादा बढ़ गई है एंड जब होमलेसनेस बढ़ती है, ड्रग्स बढ़ती है, तो बताओ थर्ड नंबर पे क्या बढ़ेगा, क्राइम, पेटी क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया कि गाड़ियों में तोड़फोड़ कर देना, एक छोटी सी वायर भी दिख जाएगी ना उसके पीछे लोग शीशा तोड़ देते हैं एंड बहुत सारी चीजें। तो पेटी क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप केयर फ्री होके नो लॉन्गर यू कैन नॉट गो केयर फ्री। इनफैक्ट मैंने कई बार बताया हुआ है कि मेरे पीछे ही नाइफ लेके भागने लग गया था एक होमलेस बंदा, बेचारा इतने नशे में था वो 2-4 स्टेप के बाद खुद ही वहीं गिर गया। नाउ अगर आप पूछोगे आज से 4 साल पहले एंड 4 साल बाद, आई कैन नॉट कॉन्फिडेंटली से कि रात को 11-12 बजे के बाद इट्स सेफ। लड़कों की बात अलग होती है, लड़कियों की बात अलग होती है। लाइक अगर मेरी वाइफ को या मेरी सिस्टर को, किसी को भी अगर आप मेरे से पूछो कि भाई 12 बजे के बाद इज इट सेफ, तो वो आपको यही बोलेंगे कि नहीं इट्स नॉट सेफ। एंड मैं भी यही फील करता हूँ कि भाई होमलेसनेस, पेटी क्राइम थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, जिसका सोल्यूशन मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो सरकार ही ड्रग्स देती है, ठीक है, लोगों को करने के लिए फ्री में जगह भी देती है, चलो वो सब डिफरेंट टॉपिक्स है, बट दिस इज अ चैलेंज दैट आई एम फेसिंग इन कनाडा। चलो अब थोड़ा सा पॉजिटिव अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं कि वर्क कल्चर क्या है यहाँ पे, जिसके लिए सारे जो प्रोफेशनल्स हैं दे एस्पायर कि हमें वेस्टर्न कंट्री में जाना है। तो यहाँ पे क्या वर्क कल्चर है मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल, थैंकफुल कि मैं कनाडा में काम कर रहा हूँ भाई। द वर्क कल्चर इज अमेजिंग। कैसे बताता हूँ, अगर मेरे कोई वर्क आवर्स हैं, 8:30 बजे मैं स्टार्ट करता हूँ एंड मैं 4:30 बजे तक काम करता हूँ या 4 बजे तक काम करता हूँ, 7.5-8 घंटे, तो मेरे वर्क आवर्स आर रिस्पेक्टेड। 4:31 पे अगर मैं लैपटॉप बंद कर दूं तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा ओए तू घर जा रहा है, ओए इतनी जल्दी, नोबडी, कोई मतलब 1 मिनट भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है अनलेस यू आर बीइंग पेड। द ओनली टाइम कोई मैनेजर ने मेरे को रीच आउट किया है आफ्टर माई वर्क आवर्स इज हे कल वो बंदा नहीं आ रहा तो क्या डू यू वांट टू कवर फॉर हिम, यस और नो, वो भी एक टेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। जब मैं शिफ्ट सिस्टम में था, अभी तो मैं सैलरी ड्यू, तो अभी तो थिंग्स आर डिफरेंट, बट वर्क कल्चर में द टाइमिंग्स आर एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेबल। इंडिया में तो भाई मैंने काम किया, मुझे पता है, अगर रात के 9 बजे मीटिंग रख देते हैं भाई, रात के 10 बजे भी मीटिंग रख देते हैं, देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर योर टाइम इन इंडिया। बट यहाँ पे सीनियर टू सीनियर लेवल बंदे का भी टाइम इज रिस्पेक्टेड। अब रिस्पेक्ट की बात ही हो रही है तो द रिस्पेक्ट एट द वर्क प्लेस इज ऑल्सो अमेजिंग। क्या
आपका जॉब टाइटल है, चाहे आप सबसे सीनियर हो, जूनियर हो, इफ यू आर सेल्स पर्सन, अकाउंटेंट, जैनिटर, एडमिन, आईटी, जो भी रोल पे हो, योर वर्क इज रिस्पेक्टेड। किसी भी काम को हीन भावना से नहीं देखा जाता यहाँ पे, हर काम की रिस्पेक्ट है। एंड कोई ऐसा नहीं कि मैं तेरे से बड़ा हूँ, तू मेरे से छोटा है, जो ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने हर लेवल के रोल्स में काम किया है, सीनियर, जूनियर एंड रिटेल, हर टाइप के रोल में काम किया है। तो भाई कोवर्कर्स से ऑलवेज रिस्पेक्ट मिली है। दूसरा, अगर आप किसी रिटेल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो यहाँ कनाडा में, रिस्पेक्ट इज नंबर 1। कस्टमर को भगा देंगे स्टोर से अगर कस्टमर ने स्टाफ से बदतमीजी करी तो। यहाँ पे प्रॉपर्ली बोर्ड लगा होता है कि एनी ऑल्टरकेशन, डिसरिस्पेक्ट, हरासमेंट, एनीथिंग ऑफ आवर स्टाफ विल नॉट बी टॉलरेटेड। कस्टमर भगवान किसी और कंट्री में होता होगा, यहाँ नहीं है। यहाँ पे आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, तो वो वाली चीज है। नहीं है तो यू कैन लीव द स्टोर। ये लोग सिक्योरिटी को कॉल करके ट्रेसपास वगैरह करवा देते हैं। मतलब कोई भी, देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन, के एक्सपेक्टेशन डे 1 से क्लियर होती है। तीसरा, यहाँ पे जो वर्क बेनिफिट्स हैं, दे आर अमेजिंग। ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन आपकी कंपनी कितना वर्क बेनिफिट्स दे रही है, बट जनरल लेवल पे आई फाउंड इट बेटर। एंड वर्क बेनिफिट्स के साथ ही अटैच होता है एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स, कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। अगर कोई वंस इन अ ब्लू मून कोई ऐसा इंसिडेंट है कि यू आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, तो भाई प्रॉपर सिस्टम सेटअप है जिसमें आपका इंस्टेंट आपको सुना जाता है एंड देन इंस्टेंट उस केस पे कोई ना कोई काम करने लग जाता है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने किसी की हेल्प करी थी वर्क सेफ का पूरा काम करने में, तो आई नो कि कितनी जल्दी वो लोग रीच आउट करके एंड हाउ इट गोस। ठीक है, वर्क कल्चर में क्या सैलरीज भी आता है? शायद आता ही होगा। सैलरीज आर डिपेंडेंट ऑन सप्लाई एंड डिमांड। जिस टाइप की लेबर की ज्यादा सप्लाई है, डिमांड कम है, तो भाई उसको सैलरी ऑब्वियसली कम मिलती है। मैंने पर्सनली सेल्स रोल्स में काम किया है बहुत ज्यादा, तो आई वुड से कि सेल्स रोल्स आर कॉम्पनसेटेड एक्सट्रीमली फेयरली इन कैनेडा। जब मैं वन ऑफ द सेल्स रोल जिसमें मैं था, अच्छे कमीशंस बनते थे एंड मुझे ट्रिप मैंने जीता था पुंटा काना का, डोमिनिकन रिपब्लिक का। अगर मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब मैं कंपनी का सामान ज्यादा बेच पा रहा हूँ आसान शब्दों में, तो अप टू $60 पर आवर, $50 पर आवर तक भी मेरी वेज गई है उस पर्टिकुलर डे की जिस दिन मैं ज्यादा बेच रहा हूँ। मतलब सेल्स तो आपको पता है ना, किसी दिन ज्यादा सेल होती है, किसी दिन कम होती है, बट थाउजेंड्स में कमीशन इजीली पहुंच जाता है इफ यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। मैंने कार सेल्स भी करी है, रिटेल भी करी है, सॉफ्टवेयर सेल्स भी करी है। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर सेल्स में तो आई वाज डूइंग 400% ऑफ माई टारगेट। तो यू विल गेट पेड वेरी हैंडसमली, वेरी फेयरली इन कैनेडा अगर आप इस टाइप के सेल्स रोल में हो जो कमीशन बेस्ड है। ओके, चलो जी, अब मेडिकल की बात कर लेते हैं, जिसमें कनाडा में फुल कंट्रोवर्सी होती रहती है कि कोई बोलता है मेडिकल अच्छा है, कोई बुरा है, लेकिन जनरल लेवल पे मैं बता देता हूँ रियलिटी क्या है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। ठीक है, लास्ट 1.5 ईयर्स से ऑलमोस्ट मैं हर महीने विदाउट फेल हर महीने मैं डॉक्टर से मिलता हूँ। मेरा स्किन का, फेस का ट्रीटमेंट चल रहा है जिसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो मैं हर महीने डॉक्टर से मिलता हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट से, एंड मैं हर महीने ब्लड टेस्ट कराता हूँ। पूरा मेरा ब्लड वर्क होता है। एवरीथिंग इज फ्री। दवाई फ्री नहीं है, डॉक्टर की फीस कोई, देयर इज नो फी। ब्लड टेस्ट जिस लैब से मैं कराता हूँ कंप्लीटली फ्री। लैब का पहले बात कर लेते हैं। लैब पे वॉक इन ऑप्शन भी है एंड अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन भी है। अपॉइंटमेंट लेके जाओ तो 10 मिनट लगते हैं। अगर मैं वॉक इन करूँ, कभी 5 मिनट में काम हो जाता है, कभी 2 घंटे भी मैंने वेट किया। रियली डिपेंड्स लैब पे कितनी भीड़ है। मैंने अपॉइंटमेंट लास्ट 6 महीने से मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है लैब का। मैं सुबह सुबह चले जाता हूँ 7 बजे, मोस्टली आधा घंटा, 5 मिनट, 2 घंटे, डिपेंडिंग कितनी भीड़ है, काम हो जाता है। नाउ अपॉइंटमेंट लेना कुड बी अ नाइटमेयर, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिलती है 1 महीने 2 महीने बाद की। मेरे जो स्पेशलिस्ट है उससे अगर मैंने अपॉइंटमेंट मिस कर दी तो मुझे पेनल्टी लगती है $75 की, एंड फिर अपॉइंटमेंट 2-3 महीने बाद मिलेगी। जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक दवाई नहीं मिलेगी। तो इट्स अ होल साइकिल। नाउ अब इमरजेंसी सर्विसेज की बात कर लेते हैं। जनरल जैसे कुछ हो गया, एम्बुलेंस तो तुरंत आती है। ठीक है, एम्बुलेंस इज इंस्टेंट। आप कॉल करोगे, जितनी फास्ट फिजिकली आ सकते हैं उतनी फास्ट वो लोग आते हैं। असली कहानी शुरू होती है कि जब वो आपको ER में ड्रॉप करते हैं, मतलब इमरजेंसी रूम में हॉस्पिटल के ड्रॉप करते हैं। जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पे एक ही हॉस्पिटल है, ठीक है, रॉयल इनलैंड हॉस्पिटल। नाउ वहाँ पे आपको ड्रॉप किया, आपकी समस्या के हिसाब से, डॉक्टर की नजर में आपकी समस्या कितनी सीवियर है उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, आपके हिसाब से तो आपका दर्द किसी दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। ठीक है, आपके हिसाब से तो अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आप ढेर हो जाओगे यहीं पे। लेकिन हमारी ओपिनियन नहीं लेते, ये डॉक्टर की ओपिनियन चलती है। अगर डॉक्टर को लग रहा है इट्स लाइफ थ्रेटनिंग, नीड टू बी वर्कड ऑन या लुक्ड एट इमीडिएटली, तो आपको इमीडिएट भी ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर डॉक्टर को लगा कि नहीं नहीं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ थ्रेटनिंग कुछ और है, तो भाई उनको वो मिलती है प्रेसिडेंस, एंड आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8-10 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है। ये कोई मैं नई चीज
नहीं बता रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं इस पे, पूरी दुनिया को पता है कनाडा का मेडिकल का क्या हाल है। नाउ हमें इंडियंस को ये स्पेशली बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हमें आदत है इंस्टेंट की। इंस्टेंटली आप इंडिया के किसी हॉस्पिटल में जाओ, इंस्टेंटली यू विल बी टेकन केयर ऑफ। तो यहाँ पे आके बहुत बड़ा कल्चर शॉक लगता है। दवाई भी क्या देते हैं कि दवाई भी पेन किलर दे दी, ठीक है। एंड अगर कोई स्पेशलिस्ट सर्जरी है, किस्मत आपकी अच्छी है, आपको मिल गया स्पेशलिस्ट तो मिल गया, नहीं तो लोग तो सालों साल से वेट कर रहे हैं। तो ये एक रियलिटी है। इनफैक्ट मेरा एक कनाडा के न्यूज़पेपर ने मेरा इंटरव्यू लिया था। कनाडा का सब बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, वहां पे भी मैंने उनको बताया कि भाई मेडिकल के बारे में ऐसा ऐसा है। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था जनरली जानने के लिए कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, गुड एंड बैड। तो मैंने वहां पे बताया कि मेडिकल जो है दिस इज अ प्रॉब्लम। मैंने कई वीडियोस भी बना रखी हैं इसके बारे में कि मेडिकल सिस्टम की क्या रियलिटी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपने यहाँ जान ही लिया, तो आई होप मेडिकल के बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। वैसे तो मैंने बहुत सारी आपको बता दी द थिंग्स आई लव अबाउट कनाडा, उसमें से एक छोटी सी और चीज रह गई है, दैट इज सिविक सेंस। एक सोसाइटी में अगर मोस्ट लोगों के पास सिविक सेंस हो ना तो काम चल जाता है। यहाँ पे यही है कि 95% लोगों के पास बहुत अच्छी सिविक सेंस है। अब ये सिविक सेंस क्या होता है? अपनी सराउंडिंग साफ रखना, क्लीन रखना, सड़क पे कूड़ा ना डालना, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करना, कि अगर मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ तो मुझे ये डर नहीं है कि कोई गाड़ी यहाँ से आ जाएगी, वहां से आ जाएगी, कोई टक्कर मार देगा, कोई मुझे क्रिएटिव ड्राइविंग करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कुछ अनसेट रूल्स हैं सोसाइटी के कि भाई आप भी स्पीड लिमिट में चलाएंगे, मैं भी चलाऊंगा, आप भी जबरदस्ती का ओवरटेक नहीं करेंगे, आप फुटपाथ पे गाड़ी नहीं चढ़ा देंगे, वो जो कि रूल्स सब लोग फॉलो करते हैं। जैसे मैं बीचेस पे जाना मेरे को पसंद है, प्रोविंशियल पार्क्स में जाना पसंद है, तो वहां पे हम जाते हैं, एक दाना भी हम छोड़ के नहीं आते। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है ब्लॉगिंग चैनल पे, आप देख सकते हो। पूरा हम क्लीन करके जाते हैं, वी लीव इट एज इफ वी वर नेवर देयर। एंड हमें ऐसा ही मिलता है जब हम जाते हैं, हमें भी इतने ही साफ वो जगह मिलती है कैंपिंग की जितना क्लीन हम छोड़ के जाते हैं। तो ये सब चीजें होती है सिविक सेंस, ठीक है, कि मैं नदी में कूड़ा ना डालूं, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एलिवेट हो जाता है, कि कोई शोर नहीं है, शांति जिंदगी है, ठीक है। डेली का जो झगड़ा है ना, डेली का किड़किड़ जो है वो नहीं है कि आप ऑफिस जा रहे हो, किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी, आपको लड़ाई करनी पड़ रही है, वो देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो एक शांत सरल जिंदगी है जिसको क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं। फ्रेश एयर एंड ये सब तो आपको लोग बताते ही रहते होंगे, सेंट्रलाइज्ड एसी, हीटिंग एंड ये सब, ठीक है, ये सब तो बहुत छोटी चीजें हो गई हैं अब। लेकिन इससे भी ऊपर आता है पोलाइट बिहेवियर। कोई जबरदस्ती एग्रेसिव है ही नहीं। इनफैक्ट एग्रेसिवनेस को लुक डाउन अपॉन। आप जितने ज्यादा पोलाइट हो आपको उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। कोई हरासमेंट नहीं है, किसी ने कैसे कपड़े पहने हैं, कोई कैसा दिखता है, देयर इज नो जजमेंट, ठीक है। वंस इन अ वाइल आपको कोई ना कोई बेवकूफ इधर उधर मिल ही जाता है, वो दैट्स फाइन, बट जनरल लेवल पे यू कैन कॉन्फिडेंटली एंजॉय हियर एंड पीपल कीप देयर नोज आउट ऑफ योर बिजनेस। मतलब कि लोग अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। अब भाई इंडिया कहाँ पे आगे निकल चुका है जहाँ कनाडा नहीं पहुंच पा रहा। मतलब बेसिकली मुझे इंडिया की याद क्यों आती है, क्या ऐसी चीजें जो इंडिया की बहुत डेफिनेटली आर मच बेटर देन कनाडा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और नेटवर्क है, मतलब आपको कहाँ कोने से कोने में भी जाना है वहां भी आपको पहुंचा के आएंगे एंड कॉस्ट भी बहुत कम है, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इंडिया का अनडिफीटेड है भाई। कनाडा मुझे नहीं लगता अगले 50-100 साल तक भी मैच कर पाएगा। दूसरा जो इंडिया में जो नया क्विक सर्विस वाला जो सिस्टम है, वैसे तो नया नहीं है, काफी टाइम से चल ही रहा है, कि आपको इंस्टेंटली फूड डिलीवरी, इंस्टेंटली ग्रोसरी डिलीवरी। अभी मैं इंडिया गया था लास्ट ईयर, भाई मेरा दिमाग हिल गया था। मैंने पहली बार ब्लिंकिट स्विगी ऑर्डर किया। मैंने कहा व्हाट द हेल इज हैपनिंग, के 9 मिनट में बंदा बेल बजा रहा है यार, विद इन 9 मिनट्स 8 मिनट्स। मैं तो पागल ही हो गया था। मतलब मैं 2 महीने के लिए था शायद इंडिया में एंड मैं एडिक्टेड हो गया था उस ऐप से। मैं हर थोड़ी देर में कुछ ऑर्डर, कुछ ये चाहिए, मैं केयर फ्री हो गया। अच्छा क्या चाहिए, इससे मंगा देते हैं। तो ये वाली चीज है, दैट इज अनडिफीटेड यार। मुझे नहीं लगता कनाडा में कभी जिंदगी में ये जो चीप एंड क्विक डिलीवरी है वो आ पाएगी, क्योंकि वेज स्टैंडर्ड्स होते हैं कि यहाँ पे लेबर कॉस्ट हाई है, इंडिया में लेबर कॉस्ट इतनी हाई नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ नेक्स्ट थिंग जिसमें इंडिया की मुझे बहुत याद आती है इज फेस्टिवल्स एंड वेडिंग सीजन एंड ये सब जो होता है ना, कि भाई जो फन इंडिया में है ना फेस्टिवल्स के टाइम पे, वो नहीं है यहाँ पे। वो मैं कब से मिस ही कर रहा हूँ कि कब दिवाली आई कब निकल गई, कब होली आई कब निकल गई, कहीं किसी की शादी में गए नहीं। इंडिया में तो था साल में कम से कम 20 लोगों की शादी में चले जाते थे, ठीक है, किसी का क्या फंक्शन हो रहा है, किसी का क्या फंक्शन हो रहा है। वो चीज मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, जो एक मस्ती होती है ना कि ड्रेसअप होकर अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं, तो वो चीज की बहुत ज्यादा याद आती है इंडिया में। तो यार कंक्लूजन क्या है, फाइनल थॉट्स क्या है, कि देखो मैंने लास्ट
ईयर कनाडा कोस्ट टू कोस्ट ट्रैवल किया, पूरा हैलिफैक्स से लेकर के ऑलमोस्ट सारे प्रोविंस, सारी मेजर सिटीज मैंने कनाडा की सारी कवर कर दी, ठीक है। एंड मैं स्टडी परमिट पे आया था, मैंने पढ़ाई भी करी, अच्छे मार्क्स लाया, यूनिवर्सिटी में भी अच्छी सक्सेस देखी, अच्छी जॉब भी है, PR भी ले ली, सेटल भी हो रहे हैं धीरे धीरे। ओवरऑल द एक्सपीरियंस हैज बीन अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लुकिंग बैक इट हैज बीन नेट पॉजिटिव, अच्छा ही रहा है, बुरा नहीं है। मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं कनाडा आके कि मैं ज्यादा सेंसिटिव इंसान बन गया हूँ, कि पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि किसी और को क्या होता रहा, मेरा काम बनना चाहिए। बट आई थिंक आई हैव बिकम अ मोर सेंसिटिव पर्सन एवर सिंस आई केम टू कनाडा। आज से 4 साल पहले या जब मैं कनाडा आया था, जिसने मुझे एडवाइस दी थी, मुझे भी यही बोला गया था, अरे आंख बंद करके कनाडा आ जाओ, PR सबकी हो जाती है। टाइम बदल चुका है, आज के टाइम पे आंख खोल के कनाडा आना, क्योंकि सबकी PR नहीं होती। बहुत एग्जैक्ट पिन पॉइंट स्ट्रेटेजी चाहिए, आपकी तरफ से बहुत सारे इनपुट्स चाहिए कि आपको अच्छी जॉब भी चाहिए, इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, हो सकता है फ्रेंच भी सीखनी पड़े, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे PR के लिए। वो वाला टाइम गया जब सबकी आंख बंद करके PR हो जाती थी। जो सरकार कभी प्रो इमिग्रेशन हुआ करती थी, आज वो इमिग्रेशन के नंबर्स कम 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 करती जा रही है। बहुत सारी वीडियोस में अपने चैनल पे इस बारे में मैंने डाली हुई है कि लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, बट लेकिन रूल्स हर हफ्ते रूल्स चेंज होते हैं। इट्स डिफिकल्ट टू कीप अप बट नॉट इम्पॉसिबल। एंड मेरी पर्सनल ओपिनियन में PR बहुत जरूरी है। PR इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि PR आने के बाद आपका जो पीस ऑफ माइंड होता है ना, आपकी जो सारी दौड़ है कि मुझे PR वाली जॉब चाहिए, ये इमिग्रेशन में क्वालिफाई होगी कि नहीं, वो खत्म हो जाती है। आप फिर यू स्टार्ट थिंकिंग बिगर एंड एक बड़े गोल को आप चेस करोगे फिर। तो मेरी नजर में PR बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है अप टू यू, बट PR आने के बाद जो चैन की सांस होती है ना, पीस ऑफ माइंड, दैट इज अनडिफीटेड। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपके मोस्ट क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए होंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, मैं तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। कोई ऐसी सिंगल वीडियो नहीं हो सकती कि जिसमें पूरी दुनिया की कहानी मैं बता दूं आपको। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सब्सक्राइब करोगे, मोटिवेशन मिलती है, मन करता है और वीडियोस अच्छी अच्छी बनाने का, एडिट करने का। मेरा इंस्टाग्राम है पीयूष मेरवाल। इंस्टाग्राम पे मस्ती, मैं डे टू डे क्या करता हूँ, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब वहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो आप। थैंक यू so much, bye bye, and I will see you in the next video.